का जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम सेकेंड यूनिट। फर्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिंग्स इन मैटलैब। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा है। हमने डेटा टाइप्स जब पढ़े थे उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप एक होता है। तो उसी को ही कैसे आप मैटलैब के अंदर उसको कह सकते हैं कि वेरियस ऑपरेशंस उस पर लगा सकते हैं। स्ट्रिंग पहले जनरेट करना है आपको मैटलैब के अंदर। इफ यू वांट टू यूज अ स्ट्रिंग इन योर प्रोग्राम, इन योर स्क्रिप्ट फाइल or in your functions, then how can you use the string or how can you create the string? ठीक है, तो सबसे पहले a string is an array of characters, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं, डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर हमारे आते हैं। सो स्ट्रिंग क्या होता है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है कि दो या दो से ज्यादा एरे जब वी विल कंबाइन टू एंड मोर कैरेक्टर्स टू फॉर्म अ एरे, तो वो हमारा एक स्ट्रिंग बनता है। सो जैसे हम एरे को लिखते हैं सेम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट द स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग की जो लेंथ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो उसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम एरे में कैलकुलेट कर देते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है। और इंडेक्सिंग जैसे हम एरे के एलिमेंट्स के अंदर करते हैं, पोजीशन वाइज इंडेक्सिंग कर सकते हैं, तो वैसे ही हम स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैटलैब के अंदर रन कराकर ही लिखे हुए हैं। सो साथ साथ अगर कुछ चीजें होंगी एक आधी में अगर आप कहेंगे तो आई विल रन दैट अगेन। अदरवाइज जो भी आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं वो सारे के सारे मैटलैब से एज इट इज कॉपी किए गए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू असाइन अ वेरिएबल विद अ स्ट्रिंग, कि कैसे आप स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं या एक वेरिएबल को कैसे असाइनमेंट कर सकते हैं स्ट्रिंग का। मैंने s नाम से आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग विद द वेरिएबल नेम s। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि each of its element can be accessed by referencing to its index। ओके, इंडेक्सिंग जैसे एरे के अंदर करते हैं, सो एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन वाइज एलिमेंट होते हैं हमारे। सो इसी तरीके से वी कैन हैव एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग पोजीशन वाइज। सो s1 इज इक्वल टू h, मुझे हेलो प्रिंट कराना है। सो फर्स्ट थिंग इज कैसे हम असाइनमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका यही है कि रेफरेंसिंग हम देंगे, इंडेक्सिंग हम देंगे s1 पोजीशन पे h, s2 पोजीशन पे e, s3 पोजीशन पे l एंड देन s4 एंड s5 पोजीशन। इस तरीके से आप पोजीशन बाय पोजीशन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू प्लेस एट दैट पोजीशन। ठीक है, जैसे ही ये सब खत्म होगा आपका, जितना भी आपने एलिमेंट्स डालने हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एंटर करिए s, और s लिखते ही एंटर प्रेस करेंगे, यू विल गेट द स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट एंटर कराना है। यू कैन एंटर द स्ट्रिंग इन दिस केस। ठीक है, 5 एलिमेंट्स थे, 5 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ा, पोजीशन चेंज करनी पड़ी। और अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगी, लेंथ ब्रैकेट में s लिखकर हम फंक्शन लगाएंगे तो 5 हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि 5 एलिमेंट्स ही इसके अंदर है। पहला तरीका तो स्ट्रिंग को बनाने के लिए या स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए ये हुआ। सेकेंड है, अगर मुझे रो फॉर्म में एक स्ट्रिंग चाहिए, कि मतलब मुझे एक रो के अंदर ही सारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स चाहिए, सो अब एरे जैसे मैं क्रिएट करती हूँ वैसे ही मुझे स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बीच में जो स्पेस दिया है वहां पे मैं कॉमा यूज भी कर सकती हूँ। दूसरा तरीका ये है, अगर मुझे जो स्ट्रिंग है वो रो फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे कॉलम फॉर्म में चाहिए, देन उसके बाद हम कॉलन ऑपरेटर हमारे पास कॉलम के लिए है, उसको हम यूज कर सकते हैं कॉलम ऑपरेटर को। तो वहां पर सेमी कॉलन हम लगा सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स के बीच में, एंड देन वी विल एंटर, प्रेस एंटर, देन वी विल गेट अ स्ट्रिंग इन कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, एक सिंगल कॉलम के अंदर आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। नाउ इसके अलावा भी हमारे पास तरीके होते हैं। ये तरीके हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं या कुछ ज्यादा चीजें लिखनी पड़ रही हैं, लेकिन अगर आप सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर सिर्फ आप अपना स्ट्रिंग जो भी लिखना चाहते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स जो भी होंगे आपके, सिंगल कोटेशन मार्क्स में उनको लिखकर और एंटर प्रेस करेंगे, देन यू विल गेट अ स्ट्रिंग ऑल्सो। तो सिंगल कोटेशन मार्क में दैट इज द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। ठीक है, सो ऐसे आप जैसे मैंने लिख के दिखाया है, हेलो को सिंगल कोटेशन मार्क्स में अगर मैं लिख देती हूँ, देन वी विल गेट द रिजल्ट सेम।
ठीक है। तो तीनों ही केसेस में चाहे वो वेरिएशंस हैं उनके, लेकिन रिजल्ट हमारे कैसे हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। सिर्फ हमारा जो हमने कॉलम फॉर्मेट में अपना बनाया है उससे अलग, ठीक है। क्योंकि बाकियों में हमारे रो फॉर्मेट आ रहा है, बाकियों में कॉलम फॉर्मेट नहीं आ रहा है। कॉलम फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंट आएगा, बट स्ट्रिंग वही रहेगी, लेकिन उसका डिस्प्लेइंग जो है वो हमारी डिफरेंट हो रही है। पोजीशनिंग एलिमेंट के हम कह रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, कॉलम वाइज हो जाएंगी, ठीक है। अब है कि अगर मुझे एक्सेस कराना है, इफ आई वांट टू एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम माय स्ट्रिंग, तो फर्स्ट एलिमेंट मुझे एक्सेस कराना है, तो स्ट्रिंग का नाम और ब्रैकेट में पोजीशन अगर मैं देती हूँ, इंडेक्सिंग अगर मैं देती हूँ, देन आई विल गेट द एलिमेंट। अगर मैं यहाँ S2 लिखती तो मेरे पास E आंसर आ जाता, S3 लिखती तो L आ जाता। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रिंग के नेम के साथ ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग देंगे या पोजीशन देंगे, देन उस पोजीशन का एलिमेंट आपके पास रिट्रीव होके आ जाता है, ठीक है। नाउ अगर आपको ट्रांसपोज करना है, हियर ट्रांसपोज यहाँ पर क्या वर्क करेगा, ऑब्वियसली रो फॉर्मेट में होगा तो कॉलम में चला जाएगा, कॉलम में होगा तो रो फॉर्मेट में चलाया जाएगा। तो आप ट्रांसपोज ऑपरेटर का यूज करके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे एलिमेंट्स जो भी एरे के अंदर हैं या स्ट्रिंग टाइप एरे के अंदर हैं तो वो कैरेक्टर ही हो, वहां पर अल्फा न्यूमेरिकल हो सकते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप न्यूमेरिकल डिजिट्स भी उसके अंदर रख सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन मार्क्स में उसको रखना पड़ेगा। अगर आप उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में नहीं रखते हैं तो वो न्यूमेरिकल काउंट होगा, वो स्ट्रिंग में काउंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसी का ही एग्जाम्पल लेके देखा है कि 1 is 85 और उसको हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा है, एंड अदर इज 85 दैट इज विदाउट सिंगल कोटेशन मार्क्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंट है ये दोनों, कि कैर 85 मैंने लिखा है कैर, कैर का मतलब भी अगर इफ आई वांट टू क्रिएट अ स्ट्रिंग देन आई कैन यूज कैर कैरेक्टर, ठीक है। कैर कैरेक्टर यूज करके भी मैं स्ट्रिंग बना सकती हूँ। तो कैर 85 मैंने लिखा, 85 को जब मैंने लिखा है तो ये सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू का मैं कैरेक्टर इंटरप्रिटेशन चाहती हूँ, ठीक है, या उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, कैरेक्टर में चेंज करना चाहती हूँ। सो इससे क्या होगा, आपकी कैरेक्टर वैल्यू जो भी 85 से रिलेट करती होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 85 को सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिख देती हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 85 जो है वो आपका कैरेक्टर ही है, ठीक है। तो उसको फिर ये क्या लिखवाएगा, 85 सीधा का सीधा लिखवाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा जो 85 आपने लिखा है वो कैरेक्टर है या न्यूमेरिकल है। जब आप कैरेक्टर वैल्यू लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ जब स्क्रीन जहां से स्टार्ट हो रही है वो स्क्रीन में और उस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बीच में स्पेसिंग नहीं आएगी, वाइट स्पेसिंग नहीं होगी। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आगे देखिए, इंट 8 न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाने के लिए, इंटीजर्स को दिखाने के लिए ही यूज किया जाता है। तो अगर मैं इंट 8 और 85 लिखती हूँ तो ये जो कैर 85 और इंट 8 85 लिखा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने कहा कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर मैं कह रही हूँ इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू 85 की, तो 85 की न्यूमेरिकल वैल्यू दैट विल बी 85 ओनली। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ये 85 लिखा जा रहा था ये कैरेक्टर वैल्यू थी, तो ये बिल्कुल स्क्रीन के स्टार्ट हो रहा है, जहां जहां से आपकी बाकी चीजें स्टार्ट हो रही है। बट यहाँ जो आंसर आया ये 85 एक गैप के बाद शुरू हुआ है, दैट मीन्स ये एक इंटीजर या न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ से आपको पता चलता है एग्जैक्टली जो वैल्यू आपने लिया है, डिस्प्लेइंग से सिर्फ आपको पता करना है, तो ये डिस्प्लेइंग से डिफरेंस हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से इंट 8 के अंदर अगर मैं 85 लिखती हूँ और वो भी सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखती हूँ, तो क्या मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर वैल्यू दी है एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट दैट कैरेक्टर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो जहां यहाँ पर मेरे दो कैरेक्टर्स हुए, एक 8 हुआ और एक 5 हुआ। तो 8 की एस्काई वैल्यू जो होगी और 5 की एस्काई वैल्यू जो होगी वो मेरी एक एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट होके यहाँ पे आ जाती है। तो 8 की जो एस्काई वैल्यू है, 8 एज अ कैरेक्टर अगर हम लेते हैं तो उसकी एस्काई वैल्यू 56 होती है एंड 5 की एस्काई वैल्यू 53 होती है। तो वो मेरा डिस्प्लेइंग में आ जाता है। ओके, नाउ
एस्काई वैल्यू है उसका कैरेक्टर कन्वर्जन करना है, या कैरेक्टर वैल्यू है उसका एस्काई कन्वर्जन अगर मुझे करना है तो वो कैसे कर पाएंगे? जो हमने अभी किया उसी वो एक तो वही तरीका है कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस, दैट इज नेम एज कुसुम, मैंने उसके अंदर एक वैल्यू एंटर किया है, उसको मुझे क्या करना है, एस्काई वैल्यू उसका देखना है कि जो भी उसके अंदर कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं उन कैरेक्टर्स की एस्काई वैल्यू क्या है। तो इंट 8 मैं उसके ऊपर लगा दूंगी, इंट 8 लगा के एस अगर मैं लिखती हूँ देन हर कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू यहाँ पर मुझे एक एरे के फॉर्म में मिल जाएगी। एक तो तरीका ये हुआ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट सेकंड फॉर्म इज एस प्रिंट एफ और एफ प्रिंट एफ का यूज करके भी हम कर सकते हैं। एस प्रिंट एफ एंड एफ प्रिंट एफ ये दोनों के दोनों फिर से हमारे पास डिस्प्लेइंग के लिए ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, हमारे कहें कि आउटपुट फंक्शंस होते हैं मैटलैब के अंदर। तो ए मैंने लिया और यहाँ पर एस प्रिंट एफ लगाया है। अब मुझे कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। इंटीजर वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम वैसे भी जानते हैं डी होता है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज 5D क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डी लेती हूँ ना तो इन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हर वैल्यू को स्टोर होने के लिए 8 बिट स्पेस चाहिए। तो वो 8 बिट स्पेस उनको मिलते ही दूसरी वैल्यू शुरू हो जाती है, फिर तीसरी वैल्यू शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं स्पेसिंग को इंक्रीज किया है मैंने कि वो 8 की बजाय अब ज्यादा आ जाए। तो इसीलिए अगर मैं इसको आपको मैटलैब पे भी करके दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर P ले लेती हूँ, P इज इक्वल टू मैं यहाँ पर ले लेती हूँ P मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। तो मुझे इसकी एस्काई वैल्यू अगर कहनी है इंट 8, अगर मैं सीधा सीधा भी करूंगी तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ P, ये देखिए ओके। इसके अंदर अगर मैं लिखती हूँ तो डिफरेंस आता है, लेकिन एस प्रिंट एफ अगर मैं लिखती हूँ और मैं यहाँ पर दे देती हूँ परसेंटेज डी और साथ में मैंने क्या लेना है, पी लेना है। ये देखिए जब मैं ऐसा लिखती हूँ तो क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, व्हेन आई सेड इंट 8p, यहाँ पर क्या हुआ, एरे की पोजीशन डिफाइन हो गई, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और उन पोजीशंस पे मेरे एलिमेंट्स आ गए फर्स्ट अल्फाबेट से रिलेटेड, सेकंड अल्फाबेट से रिलेटेड, थर्ड एंड फोर्थ से रिलेटेड। बट जब मैं एस प्रिंट एफ कह रही हूँ तो वो क्या करता है, पी को एक पूरा कहे कि यहाँ पर वैल्यू हमारी एक एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग मान लेता है, और स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग उसको स्पेस दे देता है। उसके अकॉर्डिंग जब स्पेस मिलता है तो वो स्पेसिंग कैरेक्टर वाइज कम हो जाता है। तो जैसे ही वो कम होता है तो आप डिस्प्लेइंग जब उनकी देखते हैं वैल्यूज वही हैं, बट वो स्पेसिंग बीच में नहीं उनके इनकॉर्पोरेट हो पाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज 2D 3D 4D 5D इस तरीके से स्पेसिंग इंक्रीज कर सकती हूँ, तो एग्जैक्टली मैं 5D करती हूँ तो स्पेसिंग वो सही सही हमारी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस printf फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं सेम केस के लिए जिसके लिए हमने int 8 को यूज किया था। ठीक है, देन हमारे पास ये तो था एस्काई वैल्यू में कन्वर्जन, लेकिन मेरे पास दी हुई क्या है एस्काई वैल्यू, और उससे मुझे क्या निकालना है, कैरेक्टर वैल्यू निकालना है। तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, पहला तरीका तो वही कि मेरे पास ये एस्काई वैल्यू दी हुई है कि इंट 8 एस की मैंने एस्काई वैल्यू निकाली, ये मेरे पास एस्काई वैल्यू थी, और इस एस्काई वैल्यू को अब मुझे कैरेक्टर कन्वर्जन करना है तो आई कैन यूज कैर फंक्शन या कैर कमांड में यूज कर सकती हूँ। कैर के अंदर ans में मेरी ये वैल्यू रखी हुई थी तो ans लिखा एंड द रिजल्ट विल बी कुछ तो ओके। बट दूसरा तरीका क्या है कि एस प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं, परसेंटेज सी, यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना ये ans भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने ans ना लिखने के बजाय एक एरे एंटर किया है। एरे के अंदर आई हैव गिवन थ्री न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो उन न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स होंगे ये एस्काई वैल्यू मानी जाएंगी, और इन वैल्यूज से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होंगे वो कैरेक्टर मेरे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने एस्काई वैल्यू से कैरेक्टर वैल्यू एंड कैरेक्टर वैल्यू से एस्काई वैल्यू। ओके, गॉट इट? समझ आया? यस मैम। ओके ओके।
अब है नाउ विच टाइप ऑफ फंक्शंस वी कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है, या स्ट्रिंग्स से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। कंकेटिनेशन कैसे कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को कैसे मिला सकते हैं, कोई स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है दूसरी स्ट्रिंग से, हाउ कैन वी डू दैट, इफ वी वांट टू मैच टू स्ट्रिंग्स तो क्या वो मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें पता करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। सो फर्स्ट हम वर्क करेंगे कंकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो कंकेटिनेशन क्या होता है, कंकेटिनेशन मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, ठीक है, टू फॉर्म अ लॉन्गर स्ट्रिंग इज नोन एज कंकेटिनेशन। वी कैन कंकेटिनेट टू स्ट्रिंग हॉरिजेंटली और वर्टिकली, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं, वन इज हॉरिजॉन्टली और सेकंड इज वर्टिकली। सो यूजिंग डायरेक्ट मेथड हॉरिजॉन्टली हम पहले करते हैं। S1 we have S1 hello and S2 as everyone, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग्स हमारे पास है, we want to concatenate this string, तो S is equal to S1 and S2। now हम जब हॉरिजॉन्टली इनको कनेक्ट करना चाहते हैं तब हमारा साइज को कोई इशू नहीं है। फर्स्ट आपका एलिमेंट एरे का है और सेकंड एलिमेंट एरे का है, उसके कितने भी बिट्स हो सकते हैं, सेकंड में कितनी भी बिट्स आपके हो सकते हैं, कितने भी उसके अंदर कह सकते हैं कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सेम यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे S1 जो होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, S2 आपका सेकंड हो जाएगा और कंकेटिनेट हो जाएगा हेलो एवरीवेयर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कंकेटिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बीच में स्पेसिंग क्यों आ रहा है, यहाँ स्पेस आ रहा है, स्पेस इसलिए आ रहा है बिकॉज आई हैव गिवन दिस स्पेस हियर। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूंगी एंड मैं सीधा एवरीवन, देखिए कॉमा के साथ मैंने स्टार्ट किया है कोटेशन के साथ, और फिर मैं कंकेटिनेट करती हूँ तो क्या करता है ये जस्ट इसके साथ कंकेटिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड देन ये सिक्स्थ एलिमेंट से ये स्टार्टिंग मेरी एवरीवन की हो जाएगी। अब जब एक्सेसिंग कराने लगेंगे, इफ यू एक्सेस द सिक्स्थ एलिमेंट देन ई विल बी द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ योर एरे। तो ये टोटल नंबर हमारे कैसे डिपेंड करेंगे, S1 के कितने एलिमेंट्स थे एंड S2 में कितने एलिमेंट्स थे, नाउ S में वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टली जब हम इनको कंकेटिनेट करते हैं तो साइज का इशू नहीं आता है क्योंकि एक के बाद दूसरा अटैच हो जाता है। बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन वर्टिकली तो वहां पर क्या होता है, एक एलिमेंट के नीचे दूसरा एलिमेंट आना होता है। सो इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास स्पेस का इशू आएगा। सो वहां पर जरूरी है कि जो आपका फर्स्ट हमारा है उतना ही साइज दूसरे के साथ दूसरे का हो। अगर दूसरे का सेम साइज नहीं है तो क्या होता है, राइट साइड में स्पेस ऐड हो जाता है, ठीक है, क्या होता है राइट साइड में स्पेस ऐड हो जाता है। तो अब देखिए S1 क्या है, मैंने लिया हेलो, ठीक है, हेलो यहाँ पर हमने ले लिया। S2 हमने क्या लिया, क्लास लिया है, दोनों सेम साइज के हैं। तो यहाँ पर S1 और S2 को कंकेटिनेट करूंगी वर्टिकली, देन हेलो यहाँ पर, और ये सेकेंड लाइन में हमारा क्या बनेगा, क्लास बनेगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड कॉलम, देन हमारा थर्ड कॉलम, देन हमारा फोर्थ कॉलम, देन हमारा फिफ्थ कॉलम, इस तरीके से कॉलम वाइज वो एडजस्ट होंगे, ठीक है। अगर मेरा साइज इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, जो ब्लैंक स्पेस आएगा वो ब्लैंक स्पेस इस साइड आएगा। अगर मेरा हेल होता यहाँ पे ओ नहीं होता तो यहाँ से स्पेसिंग हट जाती, ऐसा नहीं है कि स्पेस यहाँ ऐड होगा, नहीं, स्पेस मेरा राइट साइड में ऐड होगा अगर वो इक्वल साइज के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो तरीका है यूजिंग कैर फंक्शन। कैर फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तब भी हमारा हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो है तरीका है, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस ऐड होता है, समटाइम्स क्या करता है कि आपका कंपाइलर अलाउ नहीं करता है स्पेसिंग को, तो ये वर्क नहीं कर पाए आपका, तो वो आपके पास एरर मैसेज क्या आएगा कि आपको कंकेटिनेट करने के लिए सेम साइज का चाहिए। तो अगर इन दैट केस आपका ये वर्टिकल अलाइनमेंट वर्क नहीं करती है देन यू कैन यूज कैरेक्टर अलाइनमेंट, ठीक है, कैरेक्टर फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। कैर फंक्शन के अंदर जब जितने भी स्ट्रिंग्स मैं डालूंगी, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग्स को लिखा है, यहाँ लिखने के बजाय आप नेमिंग से भी यूज कर सकते हैं, S1 एंड S2 अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आपकी कंकेटिनेशन आएगी। तो जब आप कैर यूज कर रहे हैं, चाहे आप बीच में कॉमा यूज कर रहे हैं, देखिए मैंने कॉलन यूज नहीं करे हैं, आई हैव यूज
कॉमा, तो कॉमा भी यूज करते हैं तो भी कंकेटिनेशन आपकी कैसी होती है, वर्टिकली होती है। और अगर इक्वल साइज के नहीं है तो यहाँ पर आपका राइट साइड में स्पेसिंग ऐड हो जाती है। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है स्टर कैट। ये फंक्शन हमने सी में भी यूज किया था, STRCAT। स्टर कैट फंक्शन का यूज करके भी वी कैन कंकेटिनेट टू स्ट्रिंग्स। तो क्या किया मैंने, एक थर्ड स्ट्रिंग बनाया है D इज इक्वल टू स्टर कैट S1 एंड S1 कॉमा S2। S1 के अंदर हेलो था, S2 के अंदर क्लास था, तो हेलो क्लास करके मेरे पास यहाँ पर एक जनरेट होगी है फंक्शन स्ट्रिंग। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब 3 स्ट्रिंग, ये दोनों तो स्ट्रिंग्स क्या थी हमारी, इक्वल साइज की 2 स्ट्रिंग्स हमारे पास थी, ठीक है। अब क्या है एस क्या था, एस मेरे केस के अंदर ये है हेलो हाउ आर यू ऑल, और वो कैसे फॉर्मेट में है, कॉलम फॉर्मेट में है। अब अगर मैं अब इनको स्टर कैट करना चाहती हूँ, इनको कंकेटिनेट करना चाहती हूँ कि S1 के अंदर एक एलिमेंट मेरे पास है हेलो, S2 के अंदर है क्लास, और S के अंदर है हाय हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, यस। तो इनको अगर मैं कंकेटिनेट करती हूँ तो ये मेरे पास एक कॉलम फॉर्म में था, लेकिन ये दो तो मेरे पास 1x1 की एक मैं कहूँ नहीं, सॉरी 1x1 नहीं कहेंगे, एलिमेंट तो ऑब्वियसली ज्यादा है, 1x n की मेरे पास मैट्रिक्स थी। तो अब इसको कंकेटिनेट करने के लिए क्या हुआ, जैसे ही कंकेटिनेशन ऑपरेशन इसके ऊपर चलाया, हेलो क्लास हेलो क्लास हेलो क्लास हेलो क्लास, सबके साथ ये ऐड हो गया। मतलब क्या हुआ, एस के अंदर अगर हमारे मल्टीपल कॉलम सॉरी मल्टीपल रोज थे, तो मल्टीपल रोज के साथ जो हमारे 1x n की मैट्रिक्स थी वो सारी ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो हर एलिमेंट के साथ या हर रो के एलिमेंट्स के साथ वो कंकेटिनेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरीके से स्टर कैट फंक्शन हमारा वर्क करता है कि अगर आपके डायमेंशंस भी वेरी कर रहे हैं, स्टिल यू कैन कंकेटिनेट, बट कंकेटिनेशन का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा डुप्लीकेट रिजल्ट हो सकता है, या उसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो कई कई पोजीशंस पे सेम रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है स्टर वी कैट। वी अब बीच में हमारा यूज हो गया, उसको कहते हैं वर्टिकल कंकेटिनेशन हम उसको कहेंगे। तो स्टर वी कैट S1 एंड S2 का अगर मैं करती हूँ तो वर्टिकल मेरे को अलाइनमेंट यहाँ पर मिलती है, या कंकेटिनेशन यहाँ पर मिलती है। सो दीज आर द forms of concatenation you can use to concatenate your strings. उसके बाद है if you want to access the elements of your string, मीन्स रो एंड कॉलम में से कोई भी एलिमेंट आपको या एक सिंगल रो या कॉलम भी फाइंड आउट करना है, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट। आपके पास एक स्ट्रिंग है के स्ट्रिंग मैंने बनाया, जनरेट किया है कैर हाय हाउ आर यू ऑल, मैंने सेम वही यस। मैम जैसे आपने पीछे ये बताया स्टर कैट का, इसके अंदर मैम जैसे S1 और S2 लिया, S1 में हेलो था और S2 में क्लास था, और S में था कि हाय हाउ आर यू ऑल, यस। तो मैम इसके अंदर जैसे S1 S2 में हेलो क्लास है मैम, जैसे उसकी जितनी भी 1x n क्रॉस की मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सारी रोज उसके साथ अटैच होते जाएंगे, तो एज अ प्रीफिक्स काउंट होगा वो? नहीं, प्रीफिक्स नहीं है, पोजीशन अलग अलग होंगी, प्रीफिक्स नहीं है। एज ये नहीं है कि ये प्रीफिक्स ऐड हो गया, नो, दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S का फर्स्ट एलिमेंट, देन दिस इज S1, दिस इज S2, देन S का सेकेंड एलिमेंट, S1 S2 S का थर्ड एलिमेंट। इस तरीके से एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होगा उसके साथ, उनके एलिमेंट तो वही सेम है तो इसीलिए वो सेम ही रहेंगे, बट S के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एलिमेंट्स थे। मैम जैसे एक और बात, जैसे S1 S2 S है, अगर हम एक फोर्थ और लेते हैं कोई भी, यस, तो मैम फिर कैसे ये डिस्प्ले होगा, किस फॉर्म में होगा? सेम इफ वी विल टेक S3, और S3 के अंदर हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट में ही है एंड वी हैव 3 एलिमेंट्स ओनली, सो क्या होगा, हेलो क्लास हाय, एंड देन S3 उसका फर्स्ट एलिमेंट हेलो क्लास हाउ, उसका सेकेंड एलिमेंट हेलो क्लास आर, देन उसका थर्ड एलिमेंट हेलो क्लास यू, देन अब यहाँ क्या हो गया, वेरिएशन आ गई, अब दोबारा से फिर क्या होगा, उसके एलिमेंट्स को स्टार्टिंग करेगा सेम फर्स्ट एलिमेंट देन सेकेंड एलिमेंट देन थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से कंकेटिनेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। यस।
Now, accessing the elements. So we have a string, hi, how are you all, in vertical form. Then what I have to write down? I want to create a K1 string with the specific elements of K. This was the K, and I want to retrieve some elements of K, and I want to create a new string, or we can say new matrix K1. So K1 contain the elements, second row and all columns of K. Second row and all columns of K. So second row is this, and all column HOW. So K1 will become how. Okay. तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका सेकंड रो बनता है, और इसके अगर हम सारे कॉलम्स देखेंगे तो हमें सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, हर एलिमेंट अलग अलग कॉलम के अंदर आ रहा है आपका, ठीक है। इसी के तरीके से K2, इफ वी विल सी K2 इज इक्वल टू K ऑल रोज एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, ऑल रोज एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम K2। तो ऑल रोज यहाँ सारों का फर्स्ट एलिमेंट, सारों का सेकंड एलिमेंट, तो सारों का फर्स्ट एलिमेंट एंड सारों का सेकंड एलिमेंट यहाँ पर डिस्प्ले में मेरा K2 आ गया। सो इस तरीके से एनी कॉलम or any one element if you want to access, you can do that also. Okay. Now, finding and replacing of a string. If you want to find out a smaller string from a bigger string, ठीक है, so how can you find out that? आपके यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा that will be a position, जहां से वो string start होगी वो position आपकी displaying में आ जाएगी। कि यहाँ पर क्या है, फ्रॉम अ लॉन्ग मैसेज इफ यू वांट टू फाइंड अ स्मॉल स्ट्रिंग देन यू कैन डू दैट बाय कमांड्स। फर्स्ट इज फाइंडिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग फाइंड str। फाइंड str जो कमांड है उसका यूज करके आप कैसे कर सकते हैं, जैसे S1, आई हैव टेकन S1 इज न्यू दिल्ली, आई हैव टेकन अ स्ट्रिंग न्यू दिल्ली, देन S2 इज दिल्ली। नाउ आई वांट टू सर्च आउट S2 इन S1। इवन क्या होगा, अगर आप प्लेसिंग चेंज भी कर सकते हैं। फाइंड str में अगर आपको नहीं अंदाजा है कि कौन सा पहले लिखना है और कौन सा बाद में लिखना है, तो फाइंड str आप यूज कर सकते हैं इन दैट केस। यहाँ पर आपको कोई लेना देना नहीं है कि S1 कैसा है और S2 कैसा है। जो भी छोटा होगा, जो भी स्ट्रिंग स्मॉलर होगी, ये क्या करेगा, उस स्मॉलर स्ट्रिंग को बिगर स्ट्रिंग में से फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो S2 हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर क्या था, स्मॉलर था। S1 यहाँ पर लार्जर स्ट्रिंग थी। तो S1, S2 जब मैंने दिया तो इट विल गिव द पोजीशन ऑफ स्मॉलर स्ट्रिंग इन द लॉन्गर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट से आपका क्या है, दिल्ली स्टार्ट हो रहा है। यस, फिफ्थ एलिमेंट से आपका दिल्ली स्टार्ट हो रहा है, D। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा इसका आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम अगर आप यहाँ पर S1, S2 लिखा, इफ यू से S2, S1, इन दैट केस S2 तो स्मॉलर तो S2 ही रहेगा एंड इट विल फाइंड आउट इटसेल्फ इन S1। सो पोजीशन वही रहेगी। हमने पोजीशन किसकी चेंज की थी, जब हमने कमांड लगाई तो हमने अपनी स्ट्रिंग की नेमिंग की पोजीशन चेंज करी, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट हमारा 5 ही रहेगा। सेम रहेगा कि जो भी स्मॉलर होगा कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद से ही देखेगा कि साइज किसका छोटा है और किसका बड़ा है, एंड देन लार्जर स्ट्रिंग के अंदर से स्मॉलर स्ट्रिंग हमारी क्या करेगा, वो फाइंड आउट करेगा। सो इस तरीके से फाइंड str वर्क कर सकता है। देन str फाइंड, अब ऑपोजिट केस आ गया है, str फाइंड। तो इसके अंदर क्या होता है, S2 जो होगा यानी कि सेकंड जो स्ट्रिंग जो हमारी लिखी जाएगी उसको सर्च आउट करते हैं S1 के अंदर, ठीक है। तो उसकी इंडेक्स या उसकी लोकेशन या उसके अकरेंस की पोजीशन हमारे पास आंसर में आती है। तो str फाइंड के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जैक्ट देना पड़ेगा कि ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, लार्जर स्ट्रिंग है, और इसमें से ये हमने स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, स्मॉलर स्ट्रिंग ये फाइंड आउट होगी। तो रिजल्ट कितना रहेगा, रिजल्ट हमारा 5 आ जाएगा। न्यू दिल्ली था, 5th लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो 5th हमारे यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। ये तो हुआ फाइंड आउट करना है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द स्ट्रिंग एंड देन रिप्लेस द स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। रिप्लेसिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग strrep।
रिप्लेसमेंट के लिए REP यूज किया है। तो STR REP, S1 मेरे पास एक स्ट्रिंग था, S2 मेरे पास सेम स्ट्रिंग लिया है हमने, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली, एंड ST मेरे पास एक स्ट्रिंग मैंने नया बना दिया है। S3 के अंदर मैंने क्या लिया है, कैपिटल नाम से एक स्ट्रिंग बनाया है। तो S1 विल बी द इनपुट स्ट्रिंग की जो मेरी मेन स्ट्रिंग होगी, S2 विल बी द स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग का ही पार्ट होगा S2 जिसको हमें रिप्लेस करना है, एंड S3 क्या होगा, जो रिप्लेसमेंट करना है उसकी जगह पे क्या लिखना है, व्हाट वी वांट टू राइट डाउन आफ्टर रिप्लेसमेंट, तो वो मेरा S3 रहेगा, एंड S will be the resultant. Okay, then S3 हमने क्या किया है यहाँ पे, we have taken this as capital हमने लिया है, then STREP S1, S2, S3, S2 क्या था, दिल्ली था, दिल्ली की जगह पे अब क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, तो रिजल्ट विल बी न्यू कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से इफ यू वांट टू रिप्लेस एनी स्ट्रिंग, यू कैन रिप्लेस एनी स्ट्रिंग STR REP का यूज करके।